हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। आज हम सब दोस्तों यहाँ पर जैसे पोस्ट डाले थे कि आज रात 9 बजे आपका वीडियो मिलने वाला है क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव सवाल। क्योंकि हमने कल एक पोस्ट डाला था कि आपको क्लास 10th के मैथ में कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमें कोई चैप्टर ना पढ़ा करके सर क्या करें, मैथ का ऑब्जेक्टिव सवाल को सर करने का तरीका बताएं। क्योंकि देखिए मैथ का ऑब्जेक्टिव सवाल आप तभी बना सकते हैं जब उसको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। क्योंकि आप ये मैथ के ऑब्जेक्टिव सवाल को रट्टा नहीं मार सकते हैं। सबसे पहली बात याद रखिए। हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव आप रट सकते हैं जिसका फार्मूला बनता है ना, तो आप केवल फार्मूले को याद रख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी मैथ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसे आपको करने के लिए आना चाहिए शॉर्ट तरीका से, ताकि बोर्ड में आप जब जाएँ एग्ज़ाम देने के लिए तो वहाँ पे आंसर आप गलती नहीं मारें। ये नहीं कि आप किसी क्वेश्चन बैंक से हो या फिर मॉडल सेट से आप रट लीजिएगा, या फिर आपके कोचिंग में जो सेट मिलता होगा उसी टाइप का सवाल आएगा, ये कोई निश्चित नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उसी आधार पे सवाल आएंगे, लेकिन सवाल सेम टू सेम नहीं आ सकता है। सवाल सेम टू सेम हिंदी में आ सकता है, साइंस में आ सकता है, संस्कृत में आ सकता है, लेकिन मैथ का जो सवाल आता है पैटर्न पर एक ही होगा लेकिन सवाल अलग अलग होंगे। तो ऑब्जेक्टिव सवाल आपको करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो हमसे इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सवाल को कैसे करना है सॉल्व हम सब ये देखेंगे। यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। हम सब यहाँ पे आप इस सवाल को आप चुटकी में कर सकते हैं आंवला खाते हुए। ऐसे तो बोर्ड में आंवला नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये सवाल जरूर मिल सकता है बोर्ड में, ठीक है। तो सवाल को कैसे करना है हम सब यहाँ पे देखिए, हम सब क्या लिए हैं, मॉडल सेट 1 लिए हैं। और मॉडल सेट में क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव सवाल पूरे ले सकते थे, लेकिन नहीं, हम आपको जो सवाल कराएंगे ऑब्जेक्टिव वाइज वो कराएंगे चैप्टर वाइज। जैसे आपको पता है कि रियल नंबर से भी सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो हम सब यहाँ पे 10 सवाल लिए हैं रियल नंबर का। तो रियल नंबर से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछते हैं उस टाइप का सवाल लिए हैं यहाँ पे, ताकि बोर्ड में आता है। फिर कल के हम सब वीडियो में क्या देखेंगे, बहुपद से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे कैसे आता है वो कराएंगे, ताकि पूरा सेट आपको कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब एक सेट में 100 ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे तो 100 को करवाएंगे, चैप्टर वाइज कराएंगे। तो उससे क्या होगा ना कि यदि हम एक चैप्टर वाइज का सभी सवाल करा देते हैं तो आप जितना भी सेट मारिए सवाल पूरा बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो हम ये करवाने वाले हैं, कुछ नए ढंग से करवाएंगे, और आपको यदि इस पैटर्न पे सवाल सभी आएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। सवाल वास्तविक संख्या से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव सवाल जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में, यहाँ पे हम सेट 1 करवा रहे हैं दोस्तों। जिन्हें मॉडल सेट चाहिए वो हमें कॉन्टेक्ट है ना कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 1 में है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में 27, बी में 35, सी में 13, डी में 56। अब बताइए, अभाज्य संख्या पूछा है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो ये तभी बन सकता है ना जब आपको अभाज्य का नियम पता होना चाहिए, तभी तो बन पाएगा। ये नहीं कि आपको और सवाल में देखे होंगे कि अभाज्य 15 है, अभाज्य 19 है, और आप याद कर लें कि 19 होगा और इसमें 19 है ही नहीं, तो आप कोई भी और मार सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैथ का सवाल आपको आना चाहिए करने के लिए, तभी आप सही लगा सकते हैं, और उम्मीद होगा कि हम आपको समझा पाएंगे यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 27, बी 35, सी 13, डी 56। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, सी 13। यानी 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या। आप समझिए अभाज्य क्या होता है। आप जानते हैं क्या है कि वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, यानी या तो उस संख्या को केवल 1 काटेगा, भाग देने पर 1 से कट जाएगा, या फिर अपने आप से भाग देने पर कट जाएगा, तो हम सब वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ए में 27 देखिए, 27 तो भाई अपने आप से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो रहा है, तो यह भाज्य तो होगा नहीं। बी 35 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है जो 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, और 35 अपने आप से भी कट जाएगा।
सी 13 क्या है, तो 13 एक अभाज्य संख्या है जो केवल 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, इसके अलावा किसी से और नहीं कट सकता है, इसीलिए जो 13 है आपका एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। चलिए सवाल 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल 2 क्या कहता है, सवाल 2 कहता है क्या कि 5 + 3√2 है, यानी क्या है, ऑप्शन ए में परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में पूर्णांक, डी में एंटी। एंटी का मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 5 + 3√2 एक कौन संख्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे 5 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, ये देखिए यदि हम अलग अलग करेंगे तो 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का वर्गमूल होता ही नहीं है। तो आप जानते क्या है कि वो सभी करने वाली संख्या जिसका वर्गमूल नहीं होता है, सबका सब आपका अपरिमेय होता है, और अपरिमेय का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है, इसीलिए 5 + 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन सही कौन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए सवाल 3 पूछते हैं। 3 क्या कहता है, फिर वही सवाल है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, यही सवाल 1 में था और यही सवाल 3 में है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो फिर देख लीजिए, ऑप्शन ए में 25, बी में 18, सी में 29, डी में 39। 25 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसलिए तो ये अभाज्य हो ही नहीं सकता है। 18 आ जाइए, 18 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कट सकता है, 9 से भी कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसलिए 18 भी अभाज्य नहीं है। 29 क्या है, तो 29 एक आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि भाग लगाने पर 29 या तो केवल अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा। तो याद रखेंगे जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है हम सब उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, 39 क्या है, भाज्य है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 13 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है। ठीक है, तो कहने को लगेगा कि 39 भी है, जी नहीं, ध्यान रखने की बात है, ये आपका एक भाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों, सवाल 3 हो गया। सवाल 4 आइए, कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। सवाल समझिए, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं होने का मतलब क्या पूछा आपसे, वो परिमेय है। जैसे 4 आदमी खड़ा रहे और बोले कि इनमें से कौन ईमानदार नहीं है, तो ईमानदार नहीं है कि मतलब आपसे वो क्या पूछ रहा है, बेईमान के बारे में पूछ रहा होगा ना, कि भाई कौन बेईमान है, यानी कौन ईमानदार नहीं है। तो कौन ईमानदार नहीं है कि मतलब कौन कोई बात हो भी करेगा, जैसे ये ईमानदार है, ये ईमानदार है, ये ईमानदार नहीं है, तो स्पष्ट और जो ये ईमानदार नहीं है तो बेईमान होगा ना। वही प्रकार से देखिए, कहता है क्या कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, यानी अपरिमेय नहीं है तो मतलब समझिएगा कि वो आपसे परिमेय पूछा है। ए √7 ये तो अपरिमेय है, बी √13 ये भी अपरिमेय है, क्योंकि पता है जिस रूट संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है दोस्तों हम सब उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो 7 का वर्गमूल नहीं होता है इसलिए अपरिमेय है, √13 का वर्गमूल नहीं होता है इसलिए ये अपरिमेय है। सी में है √25, इसका वर्गमूल होता है 5, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा ही इसका है, सी, यानी √25 जो है एक अपरिमेय नहीं है, तो क्या होगा, वो आपका परिमेय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल 5 की ओर। कहता क्या है कि 2 लगातार सम संख्याओं का, सवाल 5, 2 लगातार सम संख्या का HCF क्या होगा। ऑप्शन ए में 3, बी में 2, सी में 4, डी में 8। तो 2 लगातार सम संख्याओं का HCF का अर्थ मतलब महत्तम समवर्तक। तो 2 लगातार सम संख्या लेना है तो उसका HCF क्या होगा। अब सम संख्या क्या होता है आपको पता है कि जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे सम कहते हैं, लेकिन कैसा सम, लगातार सम। लगातार सम का अर्थ क्या होता है समझिए, इसे 4 लिए हैं तो 4 के बाद कौन आएगा, 6, क्योंकि 4 के बाद 5 आएगा तो 5 क्या है आपका विषम है, फिर 6 क्या आएगा सम होगा, फिर 7 लेंगे विषम होगा, फिर 8 लेंगे तो सम। तो कोई भी 2 लगातार सम, जैसे 12 के बाद क्या सम आएगा, 14 आएगा। तो कोई भी 2 सम संख्या का HCF कितना होने वाला है, तो याद रखें कि 2 लगातार सम संख्याओं का जो HCF होता है वो 2 होता है। कैसे, आपको पता है कि हम सब क्या करते हैं HCF, जैसे 12-14 से लेना है तो देंगे भागा, इसमें कटेगा एक बार में, उतरेगा 2, खत्म हो जाएगा, और लगाएंगे भागा, 2 छक्का के 12 कट जाएगा, तो जिससे पूरा पूरी कटता है तो उसी को HCF कहते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 2 आया ना, यानी 2 लगातार जो सम संख्या का जो HCF होगा वो कितना होगा आपका 12, भी सही है। सवाल 6 की ओर बढ़िए। 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, अभी परिमेय पूछा है, तो ए है √19 यानी तो ई अपरिमेय है, बी
क्या है 3√2/√2, यानी ये आपका एक परिमेय संख्या है। कैसे देखिए, √2 से √2 खत्म तो क्या बच गया 3, और 3 के बटा में छिपा हुआ होता है कि ना होता है। आप जानते हैं कि जब से जिसको p बटा लिखेंगे q के रूप में वो परिमेय होगा, यानी ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर है, बी सही होने वाला है। ठीक है, यानी जो बी है आपका वो क्या है, एक आपका परिमेय संख्या है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल 7 क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम सब क्या निकालते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए में एलसीएम, लसा, मसा, भागफल और शेषफल। तो आप सब पढ़े क्या है कि हम सब क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम सब क्या करते हैं, किसी भी दो संख्याओं के बीच का HCF निकाल लेते हैं दोस्तों, यानी मसा निकालते हैं। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 8 आगे कहता है कि पाई है, पाई क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सी में पूर्ण, डी में इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। अब जानते क्या बताए थे क्या कि मैथ में जितने भी सिंबल हैं वो सभी सिंबल जो है एक अपरिमेय संख्या है, बशर्ते जब उसका मान पुट करेंगे तो वो परिमेय हो सकता है। लेकिन जब यदि कोई सिंबल की बात आएगा तो याद रखिए दोस्तों, जितने भी मैथमेटिशियन सिंबल है वो सभी का सभी एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सवाल 9 क्या कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। यानी सबसे छोटी अभाज्य लेना है और सबसे छोटी भाज्य लेना है और उसको गुना कर देंगे तो उसका गुणनफल क्या आएगा दोस्तों। तो आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है, तो 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य क्या होता है, तो 4 होता है। और दोनों को कर दीजिएगा गुना तो कितना आएगा, 4 दूनी के 8, कितना होने वाला है, ऑप्शन सी। यानी सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुना कर देंगे तो उसका जो गुणनफल आएगा कितना आएगा, हमेशा वो 8 आएगा। ठीक है, चलिए सवाल 10 आइए। सवाल 10 यहाँ पर देख रहे होंगे 11.2354 के ऊपर क्या है, रैकरिंग है। तो ये संख्या क्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और पूर्ण। आइए एक बात समझिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या इसे दे दे 2.46354 और इस पर दोस्तों कर देता है रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब क्या होता है ना कि यह संख्या जो 354 है इसमें बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इस प्रकार से देखिए 2.46354 फिर 354, ऐसे से वो आगे बढ़ते रहेगा। तो आपको पता है कि जो संख्या आप रिपीटेशन करते हैं दोस्तों, हम उस पर क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं, मतलब रैकरिंग कर देते हैं। तो 354 बार बार आ रहा है ना, तो इस पर क्या चल जाएगा, रैकरिंग। और जो रैकरिंग दोस्तों चढ़ता है, जो संख्या पे रैकरिंग होता है वो हमेशा परिमेय संख्या होता है, याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सही है, ए सही है दोस्तों। तो वास्तविक संख्या से सवाल इस टाइप के पूछेंगे एग्जाम में। कल के वीडियो में हम सब देखेंगे बहुपद के बारे में, बहुपद से संबंधित सवाल किस टाइप का सवाल आता है। तो उम्मीद होगा दोस्तों कि आप वास्तविक संख्या से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10 के मैथ में आपसे नहीं छूट सकता है। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।